नमस्कार दोस्तों, हमारे 1 से 6 पाठ ख़त्म हो चुके हैं और ये आज अभी 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। न्यायदर्शन पद्धतियाँ। न्यायदर्शन पद्धतियों में चलते हैं। हमें क्या देखना है यहाँ पर देखिए। न्यायदर्शन या न्यायादर्श या तो फिर समष्टि और न्यायादर्श किसे कहते हैं, हमारे किताब में शुरुआत में ही दिया गया है कि अध्ययन अधीन यानी अभ्यास करने के अंतर्गत आने वाली समग्र वस्तुओं या इकाइयों के समूह को समष्टि कहा जाता है। समष्टि में से किसी निश्चित किए स्तर अनुसार या पद्धति से चयन किए गए समष्टि के हिस्से को न्यायादर्श कहते हैं। तो समष्टि किसे कहते हैं? तो अध्ययन अधीन आने वाली समग्र वस्तु या इकाइयों के समूह को समष्टि कहा जाता है और इसी समष्टि में से चयन किए गए हिस्से को न्यायादर्श कहा जाता है। इन दोनों शब्दों को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद पूरा अध्याय आसान है। यदि हम गुजरात बोर्ड के कक्षा 12वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के बुद्धि अंक का स्तर जानना चाहते हैं तो गुजरात बोर्ड के 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के समूह को हम समष्टि कहेंगे और इन विद्यार्थियों में से किसी निश्चित किए गए आधार से 1000 विद्यार्थियों का चयन किया जाए तो इन 1000 विद्यार्थियों के समूह को न्यायादर्श कहा जाता है। तो ये उदाहरण हो गया जिसमें से हमें समष्टि कौन है और न्यायादर्श कौन है पता चल जाता है। उसके बाद और भी उदाहरण दिए गए हैं। एक दुकान का उदाहरण दिया गया है। शाकभाजी या फल खरीदने जाते हैं तो वो भी आप लोग उसमें से भी समष्टि और न्यायादर्श का हिसाब लगा सकते हैं। समष्टि से न्यायादर्श का चयन 2 प्रकार से हो सकता है, पूर्ति सहित और पूर्ति रहित। तो पूर्ति सहित किसे कहा जाता है देखते हैं कि समष्टि से न्यायादर्श का चयन करते समय यदि न्यायादर्श की प्रत्येक इकाई के चयन से पहले पूर्व चयन की गई इकाई को समष्टि में वापस रख दिया जाए तो इसे हम कहेंगे पूर्ति सहित न्यायादर्श। और जब समष्टि से न्यायादर्श का चयन की गई इकाई का वापस समष्टि में रखे बिना अर्थात वापस किए बिना उसका चयन किया जाए तो उसे पूर्ति रहित न्यायादर्श कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के न्यायादर्श हो गए, पूर्ति सहित और पूर्ति रहित। उसके बाद देखते हैं समष्टि जांच और न्यायादर्श जांच। तो समष्टि जांच की बात करते हैं। अध्ययन के अधीन समष्टि के अध्ययन हेतु 2 विधियों द्वारा सूचना एकत्रित की जाती हैं। जिस विधि में समष्टि की सभी इकाइयों की सूचना एकत्रित हो जाती हैं उसे समष्टि जांच कहते हैं। सभी इकाइयों की सूचना याद रखिए, सभी, इसीलिए समष्टि जांच। एक उदाहरण है कि हमारे देश में प्रति 10 वर्ष होने वाली जनसंख्या गणना यह समष्टि की जांच का उदाहरण है जिसमें सभी इकाइयों की सूचना एकत्रित की जाती है। उसके बाद एक और समष्टि जांच का उदाहरण है हमारे पास, वो आप लोग पढ़िए। उसके बाद है जिस पद्धति में समष्टि में से चयन किए गए न्यायादर्श इकाई की जांच करके सूचना एकत्रित की गई हो। समष्टि के अंदर से चयन किए गए न्यायादर्श इकाई की जांच करके सूचना एकत्रित की गई हो तो उसे न्यायादर्श जांच कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है कि किसी एक कॉलेज के विद्यार्थियों का रुपए खर्च करने की आदत के विषयक अध्ययन किया गया हो और यदि हमें उस कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों का रुपए खर्च करने की आदत संबंधी किसी आधार द्वारा सूचना एकत्र करनी हो तो उसे न्यायादर्श जांच कहेंगे। एक और भी उदाहरण है ब्लड ग्रुप का, वो आप लोग आराम से पढ़िए। तो ये न्यायादर्श जांच और समष्टि जांच किसे कहते हैं और उसके उदाहरण आ गए। एक और भी सवाल है कि समष्टि में से न्यायादर्श जांच करने की प्रक्रिया को न्यायादर्शन कहा जाता है। न्यायादर्शन किसे कहते हैं?
अब न्यायदर्शन की आवश्यकता कि वास्तविक जीवन में हम न्यायदर्शन का उपयोग करते हैं। एक फैक्ट्री की गुणयुक्तता नियंत्रण विभाग इकाइयों की गुणयुक्तता की जांच हेतु कुल उत्पादित इकाइयों में से यादृच्छिक रूप से कुछ निश्चित इकाइयों का चयन होता है। फैक्ट्री के कुल उत्पादन समष्टि कही जाएगी और उसमें से चयन की गई कुछ इकाइयों को न्यायादर्श कहा जाएगा। कुल उत्पादन में से चयन की जाने वाली कुछ इकाइयों की प्रक्रिया को न्यायदर्शन कहेंगे। उसका उदाहरण दिया गया है डेयरी में किसी व्यक्ति द्वारा लाए गए दूध में से चर्बी का अनुपात जानने के बाद कुछ पसंद करने की प्रक्रिया, या तो फिर एक और उदाहरण किसी एक रोग का कारण जानने हेतु इस रोग से पीड़ित कुछ मरीजों के रक्त की जांच इत्यादि निदर्शन के उदाहरण हैं। तो ये न्यायदर्शन कब करना चाहिए, न्यायदर्शन के उदाहरण। तो न्यायदर्शन कब करना चाहिए, कब आवश्यक है, वो देखते हैं। पहला, जब समष्टि में इकाइयों की संख्या अत्यधिक हो तब न्यायदर्शन आवश्यक है। समष्टि की इकाइयाँ भौगोलिक दृष्टि से विशाल क्षेत्र में फैली हो, या फिर जांच के दौरान इकाई का नाश हो जाता हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के आयुष्य की जांच। एक और भी है कि जांच करने हेतु आवश्यक संशोधन, जैसे कि समय, वित्तीय व्यवस्था, विशेषज्ञ अन्वेषकों की उपलब्धि मर्यादित हो। ऐसे समय में हमें न्यायदर्शन पद्धति का उपयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। प्राचल किसे कहते हैं और ये न्यायदर्श गणक किसे कहते हैं। तो न्यायदर्श इकाइयों में से प्राप्त संख्यात्मक परिणाम के आधार से ज्ञात किए गए विविध माप, जैसे कि माध्य, प्रमाप, विचलन, इसे कहेंगे न्यायदर्श आगणक, जबकि समष्टि के लिए इन सभी मापों को प्राचल कहा जाता है। आदर्श न्यायदर्श के लक्षण। तो आदर्श न्यायदर्श किसे कहा जाता है, तो जो न्यायदर्श निम्न बताए गुणधर्मों को धारण करते हैं उसे आदर्श न्यायदर्श कहा जाता है। उन गुणधर्मों को देखते हैं कि आदर्श न्यायदर्श वह समष्टि का प्रतिनिधित्व करता होना चाहिए, अर्थात समष्टि के सभी लक्षणों का समावेश न्यायदर्श में होना चाहिए। उसका चयन यादृच्छिक रूप से होना चाहिए, अर्थात उसके चयन में समष्टि को किसी भी इकाई के साथ भेदभाव या पूर्वग्रह नहीं होना चाहिए। न्यायदर्शन के दौरान अध्ययन को प्रभावित करने वाले तत्वों में कोई विशेष और बड़े पैमाने में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। न्यायदर्श की इकाइयों का चयन निरपेक्ष रूप से हो तो वह यह देखना आवश्यक है, अर्थात न्यायदर्श को एक इकाई का चयन दूसरी इकाई के चयन से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। न्यायदर्श की इकाइयों की संख्या पर्याप्त मात्रा में और योग्य रूप से निश्चित किया गया होना चाहिए। ये आदर्श न्यायदर्श के लक्षण हैं। आगे चलते हैं। न्यायदर्श का आकार निश्चित करते समय ध्यान में रखने योग्य मुद्दे। तो न्यायदर्श का आकार निश्चित करते समय हमें निम्न मुद्दों को ध्यान में रखना है। पहला मुद्दा कि समष्टि का आकार और अध्ययन का व्याप। दूसरा मुद्दा है समष्टि की विसमांगता, अर्थात समष्टि की इकाइयों के चल लक्षण के मूल्यों में प्रवर्तमान चलन। और है तीसरा है समय, वित्तीय साधन, विशेषज्ञों की उपलब्धता। और चौथा है न्यायदर्श परिणामों की चौकसी की अपेक्षित स्तर। आगे चलते हैं। न्यायदर्शन पद्धतियाँ। समष्टि में न्यायदर्श चयन करने की रीति को न्यायदर्शन पद्धति कहते हैं और व्यवहार में विविध न्यायदर्शन पद्धतियों में से एक या एक से अधिक पद्धतियों का उपयोग होता है। उन पद्धतियों के 3 नाम यहाँ पर देखते हैं। सरल यादृच्छिक न्यायदर्शन, दूसरा है स्तरित और तीसरा है पदिक। बहुत ही काम का सवाल है ये न्यायदर्शन पद्धतियों के नाम।
इसमें हम सबसे पहले आज अभ्यास करने वाले हैं सरल यादच्छिक न्यायदर्शन किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है। देखते हैं कि न्यायदर्शन के उद्देश्य के अनुसार इस पद्धति में समष्टि को विविध अवलोकनों का एक समूह स्वरूप लिया जाता है। जिस न्यायदर्शन में सभी इकाइयों का चयन निरपेक्ष रूप से होता है और जिसमें समष्टि के प्रत्येक इकाई को न्यायदर्शन में चयन होने के समान मौके दिए जाते हैं, इसे हम सरल यादच्छिक न्यायदर्शन कहते हैं। जब समष्टि लगभग समान हो, अर्थात समष्टि के अवलोकन लगभग समान गुणधर्म वाले हो, तब ये सरल यादच्छिक न्यायदर्शन पद्धति सबसे अधिक विश्वसनीय होती हैं। उसके बाद यदि समष्टि में एक के बाद एक इकाई का चयन किया जाए और किसी भी इकाई का चयन करने से पहले चयन की गई समष्टि में वापस रखा जाए तो उसे पूर्ति सहित सरल यादच्छिक न्यायदर्शन कहेंगे, और वापस न रखा जाए तो पूर्ति रहित सरल यादच्छिक न्यायदर्शन कहेंगे। इसके भी दो प्रकार हो गए। उसके बाद सरल यादच्छिक न्यायदर्शन में हमारे पास दो पद्धतियां हैं। पहली है लॉटरी की पद्धति और दूसरी है यादच्छिक संख्या के कोष्ठक की विधि। तो लॉटरी की पद्धति की बात करते हैं हम लोग और उसके बाद कोष्ठक की विधि की। समष्टि में से यादच्छिक न्यायदर्शन लेने को यह अति सरल प्रचलित पद्धति है, लॉटरी की पद्धति। इसमें इकाइयों की पहचान के लिए हमें नंबर क्रम दिया जाता है और प्रत्येक क्रम को छोटी छोटी एक समान चिट्ठियाँ बनाई जाती हैं। एक समान चिट्ठी अर्थात रंग, कद एवं आकार में समान, जिससे चिट्ठी के चयन में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। सभी चिट्ठियों को मोड़कर एक बर्तन या डब्बे में रखा जाता है। जितनी इकाइयों का न्यायदर्शन लेना हो उतनी ही चौपती गई यानी उसे मोड़ी गई चिट्ठियों को बर्तन में या डब्बे में से यादच्छिक रूप से निकाला जाता है और निकाली गई चिट्ठियों में जो क्रम लिखा गया है उस क्रम की इकाइयाँ समष्टि में से चयन की जाती हैं। इस प्रकार से मिलने वाले न्यायदर्शन को सरल यादच्छिक न्यायदर्शन कहते हैं। आधुनिक समय में चिट्ठियों के बदले अब यंत्र या कंप्यूटर की सहायता से अंकों का चयन करके यादच्छिक न्यायदर्शन प्राप्त किए जाते हैं। दूसरी है कोष्ठक की विधि। जब समष्टि की इकाइयों की संख्या अति विशाल हो तब लॉटरी की पद्धति में अधिक समय लगता है और वह उबाऊ भी बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में यादच्छिक संख्या के तैयार किए गए कोष्ठकों की सहायता से न्यायादर्श लेने की प्रक्रिया सरल बन जाती है और यह कोष्ठक वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है। और यादच्छिक संख्या कोष्ठकों को हम निम्न कोष्ठकों का उपयोग अधिक प्रचलित है यादच्छिक में। पहला है टिपेट कोष्ठक, LHC टिपेट कोष्ठक, और दूसरा है फिशर और वेड का कोष्ठक। तीसरा है अमेरिका रैंड कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया कोष्ठक। लेकिन हम लोग इस पाठ में टिपेट कोष्ठक की बात करेंगे। टिपेट का कोष्ठक अधिक प्रचलित है तो हम टिपेट कोष्ठक की बात करेंगे। यह उसका उदाहरण दिया गया है, टिपेट कोष्ठक का ये उदाहरण दिया गया और इसी उदाहरण की चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं, यानी अगले वीडियो में करेंगे। उदाहरण नंबर 1 से आप लोगों को स्वाध्याय में जो सवाल हैं कुछ वो सवाल जवाब लिखने हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आप लोग देखिए विभाग 1 में आप लोगों को कुछ सवाल मिल जाएंगे, या तो विभाग बी में आप लोगों को ये नहीं करना है। विभाग सी में कुछ सवाल जवाब मिल जाएंगे। विभाग सी में देखिए न्यायादर्श जांच कब की जाती है, किसे कहते हैं, ये सब सवाल जवाब हो गए हमारे। विविध न्यायदर्शन पद्धतियों के नाम, ये सवाल आप लोग पढ़िए, कौन से सवाल के जवाब आप लोग को आते हैं लिखिए। इसमें भी हैं बहुत सारे सवाल हैं। समष्टि जांच, न्यायादर्श जांच उदाहरण सहित समझाइए, सरल यादच्छिक, यहाँ तक के सवाल आप लोग कर सकते हैं। सवालों को पढ़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग उदाहरण नंबर 1 से चर्चा करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 कहाँ गया,
यहाँ पर है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं उदाहरण नंबर 1 में अगले वीडियो में।